हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर अश्विन्स वर्ल्ड। तो आज हम रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम जो आपके बुक में पेज नंबर 37 और 38 के ऊपर जो पैराग्राफ्स दिए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है इनको भी हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उस एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। तो एनवायरनमेंट में जब हम ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यहाँ पे डियर हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये डियर के ऊपर हमेशा जो है एक फिजिकल फैक्टर या तो केमिकल फैक्टर या तो बायोलॉजिकल फैक्टर हमेशा इसके सराउंडिंग में ये अफेक्ट करते रहता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? तो physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any possible way, it is collectively called as environment। तो जैसे ये डियर को फिजिकल फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करता है, तो इसके सर्वाइवल के लिए मुझे बताओ क्या चाहिए। एयर में से ऑक्सीजन, वाटर, बराबर है। तो इसका मतलब ये फिजिकल फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहा है, बराबर। केमिकल फैक्टर की बात करोगे तो इसको कंटिन्यूअस जो है सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब फूड चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इसका मतलब ये केमिकल फैक्टर भी जो है इस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। और एट द सेम टाइम बायोलॉजिकल फैक्टर भी जो है अफेक्ट करते हैं। तो कैसे? तो डियर को सरवाइव करना है तो ग्रास चाहिए, और ग्रास तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वही इसका अगर नंबर बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोल करने वाले टाइगर होते हैं, तो टाइगर भी इनको अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए एनवायरनमेंट की अगर बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो ये डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके सराउंडिंग में, तो वही तो एनवायरनमेंट होता है। तो इन शॉर्ट एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इट इज अ कंडीशन इन द सराउंडिंग। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे डियर के सराउंडिंग में जो भी ये फैक्टर्स कलेक्टिवली इसको अफेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एनवायरनमेंट। व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो इंक्लूड क्या किया जाता है, तो उसमें बायोटिक फैक्टर जिसे हम लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं, उसके बाद अबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, और इवन नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से जनरेट होता है। तो ये पूरे जो है एनवायरनमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। और एनवायरनमेंट दो जो है टाइप्स का होता है। तो पहला जो होता है वो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, और सेकंड जो होता है वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आता क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, वही एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड को हम बताएंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट, दैट इज अबायोटिक फैक्टर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है तो इन अबायोटिक फैक्टर के साथ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन करना पड़ता है। मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सारे जो फैक्टर्स आ गए लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट, तो ये जो है इंडिकेशन दे रहा है कि वहां पे प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा है और ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि continuous interaction it occurs between biotic and abiotic factors and these interactions are very important। और ये हमने जो है हमारे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये इंटरेक्शन क्यों जरूरी है, तो हमने बोला था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सरवाइव करना है तो उनको जो है एक दूसरे के साथ या तो डायरेक्ट इंटरेक्शन करना पड़ता है या तो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन करना पड़ता है। और इनके सर्वाइवल के लिए अगर देखा जाए तो लगता है अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब जैसे कि वाटर, एयर, लाइट, सॉइल। इसके बिना तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो लाइट और सॉइल तो चाहिए ही, बराबर। वही एनिमल की बात करते हो तो उनके सर्वाइवल के लिए वाटर और एयर में से ऑक्सीजन चाहिए। तो इकोलॉजी, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेटा इकोलॉजी में लॉजी का मतलब होता है स्टडी,
और इको का मतलब एनवायरनमेंट की स्टडी। और एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सभी आते हैं। तो इकोलॉजी में स्टडी क्या किया जाता है? तो इकोलॉजी क्या है? तो इट इज अ साइंस that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment. That is called ecology. और इकोलॉजी का बेसिक यूनिट होता है इकोसिस्टम। तो बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। अगर कोई इकोसिस्टम पानी में डेवलप होती है तो हम उसे एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, और वही अगर कोई इकोसिस्टम लैंड के ऊपर डेवलप होती है तो हम उसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। और सबसे छोटी इकोसिस्टम होती है पॉन्ड इकोसिस्टम। एक स्मॉल पॉन्ड जो है सबसे छोटा इकोसिस्टम का एग्जांपल है। वही हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो है बहुत ज्यादा देखा जाए तो इकोसिस्टम्स होते हैं, और अर्थ को हम इटसेल्फ जो है कंसिडर कर सकते हैं एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम। इसी को हम ग्लोबल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो अर्थ इटसेल्फ इज अ लार्ज इकोसिस्टम, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लोबल इकोसिस्टम। Which cycles are operated in environment and what is their importance? तो एनवायरमेंट में जो है दो तरह के साइकिल हमेशा ऑपरेट होते हैं, और इन साइकिल को बायो जियो केमिकल साइकिल या आप इसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बोल सकते हो। तो बायो जियो केमिकल साइकिल क्यों बोला? तो बायो का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जियो का मतलब होता है जैसे कि रॉक्स, मतलब रिलेटेड टू सॉइल, और केमिकल मतलब ये न्यूट्रिएंट्स पूरे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये सॉइल बन गए यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी अबायोटिक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेथ होने के बाद न्यूट्रिएंट जो रिलीज करते हैं वो जीवा मतलब सॉइल में। तो ये पूरी जो साइक्लिंग हो रही है उसे हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, या इसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोला जाता है। और ये नेचर में ऑपरेट होते रहते हैं, इसीलिए तो नेचर में बैलेंस रहता है। लेकिन इनमें टाइप्स क्या है? तो बायोजियोकेमिकल साइकिल एक होती है गैसियस साइकिल, और दूसरी होती है सेडिमेंट्री साइकिल, एंड दीज आर कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड इन एनवायरनमेंट। तो गैसियस साइकिल ये एग्जिस्ट करती है इन एटमॉस्फेयर एंड हेड्रोस्फीयर, मतलब एयर एंड वाटर में एग्जिस्ट करता है। और इस गैसियस साइकिल में याद रखना है आपको, इंक्लूड क्या किया जाता है? तो वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर वेपर भी आते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। वही सेडिमेंट्री साइकिल में, क्योंकि सेडिमेंट्स तो आपको पता ही है, तो इसमें मैग्नीशियम साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और कैल्शियम साइकिल ये जो है आते हैं। और ये सेडिमेंट्री साइकिल एग्जिस्ट करती है इन अर्थ क्रस्ट। और ये साइकिल का इंपॉर्टेंस मैंने अभी बताया आपको कि ये नेचर में हमारे या फिर एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से बैलेंस में रखते हैं। सो दे मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस थ्रू देयर कंटिन्यूअस ऑपरेशन। हाउ एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमने अभी डिस्कस किया। इट इज थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के थ्रू ये मेंटेन किया जाता है बैलेंस। और वही इकोसिस्टम में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड चेन जो एग्जिस्ट करता है वो भी जो है इस एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखने का काम करते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ आपके बुक में दिया है तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। तो ये सेंटेंस मुझे बताओ वैलिड है या नहीं है? तो यस, इट इज वैलिड, क्योंकि कोई भी ह्यूमन यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि इसको प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर ये नेचर से मिल रहा है। अगर ये चीजें नेचर से इसको नहीं मिलेगी तो ह्यूमन यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है क्या? तो नहीं। तो दैट इज द थिंग कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ये पॉसिबल है, इट इज बिकॉज ऑफ नेचर। अगर नेचर नहीं होगा
तो human they can't survive here. So their existence is totally impossible without the existence of nature. Hence, it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance. तो ह्यूमन को यहाँ पे अगर अच्छी तरह से रहना है, सरवाइव करना है, तो उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसने नेचर को अच्छी तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, उसका कंजर्वेशन करना चाहिए, उसकी अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे लाना नहीं चाहिए और ये बैलेंस प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए. It is said that we have got this earth planet on lease from our future generation. तो ऐसा बोला जाता है कि हमने जो ये प्लैनेट अर्थ हमें मिली है, तो ये हमें हमारे आने वाले जनरेशन से जो है किराए पे मिली है. ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो किराए पे मिले वाली जो प्लैनेट अर्थ है, उसको हमें अच्छी तरह से कंजर्व करना पड़ेगा. Hence we should not forget to conserve it for ourselves. खुद के लिए अच्छी तरह से ये कंजर्व करना चाहिए और इवन हमारे फ्यूचर जनरेशंस, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी इसको जो है हमारे प्लैनेट अर्थ को अच्छी तरह से प्रिजर्व कंजर्व जो है करना चाहिए.